So today we are going to take some important questions of term one and term one के अंदर electrostat, current, okay, magnetism and alternating current EMI. These chapters are coming. So we are taking some important question for the same. So let's start with the same. So this is our first question. A power transmission line feeds input power at 2300 volt to the step down transformer. तो अगर ये ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है तो मैं बता दूं हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है तो हमारे पास उसकी दो कॉइल होती है, राइट? तो तो एक होती है हमारे पास प्राइमरी कॉइल, एक होती है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल। तो जो ये वाला पार्ट होता है तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, एक होता है हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज, ऐसे यहाँ पे होता है सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो ये होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इनको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। इसी तरीके से करंट भी होता है यहाँ पे, जिसको हम आईपी बोलते हैं, करंट इन प्राइमरी कॉइल, और यहाँ पर भी होता है करंट इन सेकेंडरी कॉइल। तो अब ये हमारे पास हमें ध्यान रखना है कि ये ट्रांसफॉर्मर हमारे पास दो टाइप का होता है, एक स्टेप डाउन एक स्टेप अप। स्टेप डाउन का मतलब होता है जब आपका वोल्टेज कम हो जाता है। ठीक है, फाइनली अगर सेकेंडरी में और आउटपुट ले रहे हैं तो अगर आपका वोल्टेज आपको कम करना है तो फिर उसे हम स्टेप डाउन बोलते हैं, और अगर आपको वोल्टेज बढ़ाना है, वोल्टेज अगर बढ़ाना है तो उसे स्टेप अप बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये हमसे बोल रहा है कि इट इज अ स्टेप डाउन, इसका मतलब हमें वोल्टेज को कम करना है विद इट्स प्राइमरी वाइंडिंग। तो हमारे पास एनपी दे रखा है 4000 टर्न्स, प्राइमरी का हमें दे रखा है 2300 वोल्टेज। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी टू गेट द आउटपुट, हमें आउटपुट वोल्टेज भी दे रखा है। देखो हमारे पास 2300 से सिर्फ ये 230 रह गया, तो ऑब्वियसली ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। अब हमें प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं लेकिन सेकेंडरी का नहीं दे रखा कुछ ऐसा। तो अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना एक्चुअली में, तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला वर्क करता है कि वी आई मीन इनपुट और वी आउटपुट इज इक्वल टू दी। ठीक है, तो ये हमारे पास काम करता है एन पी अपॉन में एन एस, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है एक्चुअली में, ये हमको याद रखना है। तो अब जब ये हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो वोल्टेज हमारे पास यहाँ का वोल्टेज अपॉन में यहाँ का वोल्टेज इज इक्वल टू दी यहाँ के नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में यहाँ के नंबर ऑफ टर्न्स। तो देखो अब जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वी आई का क्या हो जाएगा 2300, और ये आउटपुट वोल्टेज कितना दे रखा था 230 एज पर क्वेश्चन। प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे 4000, तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लेंगे हम सिंपल कैलकुलेशन से। तो 20 जीरो से जीरो कटा, ठीक है, ये इधर की साइड आएगा तो एक जीरो से और कट गया। तो माई नंबर ऑफ टर्न्स, अच्छा 23 से 23 भी तो घट जाएगा। ओके, तो 23 से मेरे पास 23 भी कट गया, तो सिर्फ और सिर्फ ये एनएस इधर आ जाएगा, तो एनएस वुड बी इक्वल टू 400 ओनली। तो इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल के अंदर मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स 400 ओनली। तो हमें बस एक चीज ध्यान रखनी है, V1 अपॉन में V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन में N2। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है फॉर द ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ का वोल्टेज डिवाइड बाय यहाँ का वोल्टेज इज इक्वल टू दी यहाँ के नंबर ऑफ टर्न्स इज लाइक अपॉन यहाँ के नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो ये प्राइमरी वाला पोर्शन है, ये सेकेंडरी वाला, तो दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ टर्न्स इजिली निकाल सकते हैं। This is our next question. So a coil which is giving us inductive reactance of 31 ohm. Inductive reactance we already know, if we use the inductor, तो inductor के अंदर एक obstruction होता है which is called inductive reactance XL. Okay, and it has a resistance of 8 ohm. तो हमें resistance भी दे रखा है। इट इज प्लेस्ड इन कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटर भी लगा रखा है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी दे रखा है, मतलब हमें एक्सी भी दे रखा है विच इज अ 25 ओम।
द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, मतलब हमें एसी सोर्स का टोटल वोल्टेज भी दे रखा है 110 वोल्ट, द पावर फैक्टर वुड बी। तो देखो हमें एक बात पता है कि जो अगर ये पावर फैक्टर पूछ रहा है तो पावर फैक्टर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, रिमेंबर, तो अगर मैं पावर फैक्टर की बात करता हूँ, पावर फैक्टर इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय द कॉस फाई। ये पावर फैक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है, एंड इट इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। आर अपॉन जेड मीन्स रेजिस्टेंस अपॉन में इम्पिडेंस। और अगर मैं देखता हूं तो इम्पिडेंस का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था कि इम्पिडेंस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो z का फॉर्मूला मेरे पास ये होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। दिस इज रेजिस्टेंस का स्क्वायर, दिस इज एक्सएल मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी मींस कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो पावर फैक्टर इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। तो इफ वी सी दी क्वेश्चन अगेन, सो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें एक्सएल दे रखा है 8, रेजिस्टेंस दे रखा है, ओ सॉरी सॉरी, एक्सएल दे रखा है 31, दिस वन, ठीक है, रेजिस्टेंस दे रखा है 8 ओम और कैपेसिटेंस दे रखा है 25 ओम। ओके, तो इट मींस आर हमें दे रखा है 8 अंडर रूट आर स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस एक्सएल हमें कितना दे रखा था पीछे 31, और ये एक्सी दे रखा था 25 का होल स्क्वायर। तो इफ वी डू द कैलकुलेशन तो देखो 31 माइनस 25 तो ये हो जाएगा 6, तो ये 8 डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, राइट, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, तो ये हो जाएगा 100। तो 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, एंड 8 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.8। सो इसका मतलब पावर फैक्टर जो कि एक कॉस थीटा है, तो पावर फैक्टर हमारा कितना निकल के आ गया, पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.8। Is it matching with any of the option? Yes. So it is matching with C, 0.80. So power factor is cos phi, remember, R upon Z. The average EMF induced in a coil in which the current changes from, इसका मतलब current is being changed here 2 ampere to 4 ampere in 0.05 second। तो करंट 2 एम्पियर से 4 एम्पियर चेंज हुआ है इतने सेकंड में, और जो एवरेज ईएमएफ आपको दे रखा है दैट इज 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट इज योर एवरेज ईएमएफ। ओके फाइन। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस? तो देखो इफ आई टेल यू, तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक चीज है कि जो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ होता है, इंड्यूस ईएमएफ इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। सो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, मतलब करंट चेंज हो रहा है, और दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एंड ई मींस ईएमएफ। ये हमारे पास फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि हमने एक चीज पढ़ रखी है कि जो हमारे पास E means EMF, L means self inductance, and DI means जितना आपका करंट चेंज हुआ है। यस, तो व्हाट आई वाज सेइंग, तो अब हमको E जो दे रखा है इन द क्वेश्चन, तो इंड्यूस ईएमएफ इज 8 वोल्ट, करंट हमारा चेंज हुआ है 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, तो इसका मतलब चेंज कितने का हुआ, आई मीन 2 से 4 का चेंज हुआ है, तो इट मींस ओनली 2 एम्पियर करंट चेंज हुआ है, और टाइम हमें दे रखा है 0.05। सो वी कैन डायरेक्टली पुट हियर, तो ईएमएफ हमारा 8 का चेंज हुआ है, एल हमें पता नहीं कितना हुआ है, डी आई का मतलब डेल्टा आई तो करंट में कितना चेंज हुआ 4 माइनस 2, और टाइम कितना लगा है हमको उस चीज को करने में 0.05, राइट। तो इसका मतलब अब मेरा एल कितना हो जाएगा फिर ये, तो माई एल वुड बी, ये 2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरा एल कितना निकल के आ रहा है, एल वुड बी इक्वल टू 0.2 हेनरी। तो सेल्फ इंडक्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड हेनरी, एच।
तो ये मेरे पास निकल के आ गया। तो हमें बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, E इज इक्वल टू, हाँ नेगेटिव साइन भी है, E नेगेटिव साइन एक्चुअली बस डायरेक्शन बताता है कि वो जिससे वो प्रोड्यूस होता है वो उसी को अपोज करता है। तो ईएमएफ, ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये जो मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, तो वो एल डी आई अपॉन डी टी होता है। आप इसको सेल्फ इंडक्टेंस डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टाइम भी बोल सकते हैं। तो एल मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, सो इट इज मैचिंग विद व्हाट, इट इज मैचिंग विद द, यस, 0.2 हेनरी। We have given a parallel plate capacitor, right? और एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए मीन्स इसका एरिया, ये एरिया कितना है, आई मीन ये वाला, दिस इज द एरिया, और एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी। तो अब ये पूछ रहा है कि एनर्जी स्टोर इन इट व्हाट, ए बी सी और डी। देखो हमें इतना पता है कि जब भी हम एनर्जी स्टोर निकालते हैं तो एनर्जी स्टोर जो होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। सो एनर्जी स्टोर इज रिप्रेजेंटेड बाय यू एंड इट इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। सो इफ एनर्जी स्टोर इज हाफ CV स्क्वायर तो हाफ ही रहेगा। हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस होता है, क्योंकि इसमें एरिया भी है ना, तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली में ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है। तो मैं सी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, मतलब कैपेसिटेंस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के इनवर्सली। और जो और जो V होता है, V हमें पता है कि E इज इक्वल टू V बाई डी होता है, तो V कितना हो जाएगा, E इंटू में टी। जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो मैं V की जगह पे क्या कर दूंगा, E इंटू डी का होल स्क्वायर, क्योंकि V की जगह पे मैंने ई डी लिख दिया, राइट। तो अग, अगर मैं, तो एक डी ये रहा और ये डी स्क्वायर है, तो एक, अब ये पूरा का पूरा ई स्क्वायर और डी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक डी से एक डी कट जाएगा, राइट। तो मेरे पास क्या बचेगा, हाफ ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बचेगा, और यहाँ का एक डी कट गया था तो एक ही डी बचा है। तो ऑब्वियसली इट इज मैचिंग विद विच ऑप्शन, सो इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन डी। तो जो एनर्जी स्टोर होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास CV स्क्वायर होता है, लेकिन उसने हमें CV स्क्वायर के फॉर्म में दिया ही नहीं, वो तो हमसे अलग तरीके से पूछना चाह रहा है। तो इसलिए फिर वो हो जाएगा हाफ, मतलब ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी पुट कर दिया, और जो V होता है A इंटू डी। अगर हमें फॉर्मूले पता है तो ऑब्वियसली वी कैन फाइंड आउट एनीथिंग। तो ऑब्वियसली आंसर इज डी हियर। This type of question are like these type of question are actually very important. तो 1000 small droplets each of radius small r, ठीक है, तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स थी जो कि मेरे पास स्मॉल आर की बनी हुई थी। अब वो फाइनली क्या हो गई है, एक बड़ी ड्रॉपलेट बन चुकी है, राइट। तो कोएलिस टू फॉर्म टुगेदर, ओके, तो टू फॉर्म दी वन स्फेरिकल ड्रॉपलेट। अब ये कह रहा है दी पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉपलेट इज लार्जर देन द स्मॉलर वन बाय द फैक्टर ऑफ। इसका मतलब किसी एक का पोटेंशियल और इस वाली के पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है, कितने टाइम्स ये एक्चुअली उससे ज्यादा है। तो मान लो अगर मैं इसे V1 बोलता हूँ, इसको V2 बोलता हूँ, तो हमें यही बताना है कि V2 V1 से कितने टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें एक रिलेशन बनाना होता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा। तो रिलेशन किस टाइप का बनेगा, तो देखो सी, तो हमारे पास रिलेशन बनता है, क्योंकि हमें पता है छोटी ड्रॉपलेट जो होती है और बड़ी ड्रॉपलेट जो होती है, तो बड़ी ड्रॉपलेट के लिए जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है ना, अगर वो मिलके बना है तो ये बड़ी वाली का वॉल्यूम इट शुड बी इक्वल टू 1000 ऑफ स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट। तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr क्यूब, क्योंकि वो स्फेयर है। तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स मिलके बड़ी बन रही है, तो छोटियों का टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू बड़ा वाला वॉल्यूम ना। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा।
ये आर क्यूब है, ये 1000 r³ है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आर इज इक्वल टू अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट क्यूब रूट है ये एक्चुअली में, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10r, तो इट वुड बी 10r, सो r इज इक्वल टू 10r। ठीक है, अब जो छोटी ड्रॉपलेट का वॉल्यूम है ना, आई मीन जो छोटी ड्रॉपलेट का जो मेरे पास पोटेंशियल होगा, हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, तो छोटी ड्रॉपलेट का जो पोटेंशियल होता है इट इज इक्वल टू KQ/R, क्योंकि उसकी रेडियस स्मॉल r थी, तो छोटी वाली एक वॉल्यूम का है मेरे पास KQ/R। ठीक है, लेकिन अब जब मैं पोटेंशियल बड़ी वाली का निकालूंगा तो बड़ी वाली का जो पोटेंशियल निकल के आएगा वो K। अच्छा, इनके ऊपर छोटा छोटा चार्ज Q था, तो अब टोटल चार्ज कितना बन जाएगा बड़ी वाली पे, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ना, थाउजेंड्स, तो इसका जो चार्ज होगा वो हो जाएगा 1000 Q, क्योंकि एक छोटी ड्रॉपलेट पे Q का चार्ज था, तो बड़ी वाली पे 1000 Q हो जाएगा, और इसकी रेडियस कितनी थी, कैपिटल R। ठीक है, तो अब हमें पता है कि देखो V1 इज इक्वल टू KQ/R है, तो क्या हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास एक रिलेशन है कैपिटल R इज इक्वल टू 10R, तो K 1000Q/10R, तो इसमें से ये सारा कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेते हैं, पहली बात तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो ये बचेगा 1000 KQ/स्मॉल r, और ये आई मीन 100 KQ/R, और ये KQ/R किसके बराबर है, V1 के, तो इसका मतलब मेरे पास क्या रिलेशन आ गया, V2 इज इक्वल टू 100, और इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, V1, तो इसका मतलब जो मेरे पास V2 है वो V1 के कितने टाइम्स है, 100 टाइम्स ज्यादा है। तो हमने रिलेशन बनाया, आर की वैल्यू इसमें पुटअप कर दी और टोटल चार्ज रख दिया, बस आपस में कट के, और ये इक्वेशन लगा दी हमने ये वाली, ऑटोमेटिकली ही मेरा कितना आ गया, V2 इज इक्वल टू 100 of V1, तो इसका मतलब कितना टाइम्स फैक्टर ज्यादा है वो, तो 100 टाइम्स, सो आंसर वुड बी बी, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे पास एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। This is the next question, and we have to find out the equivalent resistance, like towards A and B. A और D के along we have to find out. तो अगर हमें A और D के along निकालना है तो C और B तो फिर ओपन सर्किट हो गया, तो ये वाला ये इसकी तो जरूरत ही नहीं है फिर ये वाला और ये वाला, बिकॉज ये तो ओपन सर्किट का पार्ट है। अगर हमें A और D के along निकालना है तो फिर C और B की तो जरूरत ही नहीं है, तो इट मीन्स वी हैव टू रब दिस, तो अब हमें इतना हिस्सा रब करना पड़ेगा, तो इट मीन्स इफ दे आर नॉट इन द मेन सर्किट तो हम इसे रब कर सकते हैं, तो इट मीन्स अगर सी और डी का हमारे पास यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि हम दो ही एंड के अलोंग निकाल सकते हैं, चार एंड के अलोंग नहीं निकाल सकते, और अगर ए और डी के अलोंग निकालना है तो इस सी और बी की जरूरत ही नहीं है, तो जस्ट रब दिस, तो अब ये वाले हमारे मेन सर्किट का पार्ट नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये ओपन सर्किट का पार्ट थे और ओपन सर्किट की जरूरत ही नहीं होती, तो इसे हटा दिया जाए, तो हमने हटा दिया। अब जब हमने ये हटा दिया तो अब मेरे पास ये बच रहा है, ठीक है, अब ये तो मेन सर्किट का पार्ट है, लेकिन मेन सर्किट के पार्ट होने के बावजूद बहुत सिंपल है, कैसे, देखो अब हमें एक बात पता लग चुकी है कि कि ये वाला, ये वाला और ये वाला सीरीज में है ना, कोई करंट तो डिवाइड ही नहीं हुआ इसके बीच में, जितना इसमें आएगा उतना इसमें जाएगा, तो ये वाला और ये वाला आपस में सीरीज में हो गया, तो 10 ओम और 10 ओम कितना होता है, 20 ओम, राइट, क्योंकि ये सीरीज में है। तो ये वाला और ये वाला आपस में मिलके बन गए 20 ओम, ऐसी ये वाला भी 10 और ये वाला भी 10, दे आर ऑल्सो इन सीरीज, सो इफ दे आर ऑल्सो इन सीरीज तो फिर ये वाला भी जुड़ जाएगा, और जब ये भी जुड़ जाएगा तो 10 + 10 कितना हो जाएगा मेरे पास, 20 ओम, तो ये भी 20 ओम है और ये भी 20 ओम है, राइट, लेकिन अब यहाँ पे जब करंट आया होगा तो ये दो हिस्सों में बटा होगा, राइट, एक इधर और एक इधर, तो इसका मतलब ये वाला 20 ओम और ये वाला 20 ओम तो पैरेलल हो गया ना फिर, तो ये तो इस तरीके से हो गया, ये भी 20 है और ये भी 20 है, और ये यहाँ पे ऐसे 10 है, तो अब 20 और 20 आपस में पैरेलल में है, तो 20/20 कितना होता है, 1/20 + 1/20,
ठीक है, वैसे तो 2 ब्रांच है तो ऑब्वियसली 20/2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बट हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आर कितना आ जाएगा हमारे पास, 20/2 10, राइट। तो अब हमने इस पूरे को ही कैलकुलेट कर लिया, ये जो पूरा का पूरा कैलकुलेट होकर आया इट इज 20, बिकॉज 20 और 20 पैरेलल में है, और जब हम इसका निकालेंगे तो 10 आएगा। तो अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास ये वाला 10, ये वाला 10 और ये वाला 10। अब ये तीन सीरीज में हो गए, एक ये वाला, एक ये जो हमने कैलकुलेट किया है अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड वाला, और एक ये वाला। तो अब ये तीन मेरे पास कैसे आ गए, सीरीज में। और अब जब मेरे पास ये तीन सीरीज में आ गए तो अब इनका कितना निकल के आएगा, तो इट वुड बी, क्योंकि ये सीरीज में तो टोटल रेजिस्टेंस वुड बी 30 ओम। तो इस पूरी सर्किट का पूरा 30 निकल के आएगा, क्योंकि ओपन सर्किट को हटा दिया, फिर ये सीरीज में हो गए, सीरीज में हो गए तो 20 और ये भी 20, 20 आपस में पैरेलल में थे तो 10 हो गया, और फिर टोटल सीरीज में निकले ये वाला जो हमने कैलकुलेट किया 10, और एक ये वाला, तो 30 हो गया, टोटल रेजिस्टेंस वुड बी 30, सिंपल। अब जो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास है गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। एक्चुअली ये हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर कन्वर्ट करने वाले हैं, और जब भी हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर कन्वर्ट करने वाले होते हैं तो हमें एक शंट रेजिस्टेंस लगाना होता है, आई टोल्ड यू। तो हमें एक शंट लगाना होता है, राइट। तो गैल्वेनो अगर यहाँ से करंट टोटल आई आ रहा है, तो गैल्वेनोमीटर के पास आई जी जाता है, बहुत ही स्मॉल करंट, और बाकी जो बच जाता है फिर वो ऊपर जाता है, तो इसको हम बोलते हैं आई माइनस आई जी करंट। तो हमें पता है, तो हमें जब भी हमें एमीटर बनाना होता है तो ये पूरा एमीटर बन गया, तो हमें पैरेलल में लगानी होती है, और पैरेलल में पोटेंशियल हमेशा सेम रहता है, तो जी और शंट के बीच में जो हमने लगाया है वो हमेशा सेम ही रहेगा। तो आई जी का जो हो जाएगा वो कितना होगा, करंट इंटू में रेजिस्टेंस, आई जी इंटू जी। और जो शंट में लगाया है उसका करंट कितना होगा, आई माइनस आई जी इंटू में शंट रेजिस्टेंस। तो हमेशा एमीटर हमें हमें शंट लगाना होता है विच इज पैरेलल। तो अब ये एक्चुअली हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इट कैन बी बाय टू रीड द करंट अप टू, तो हमें शंट लगाना है, ऑब्वियसली पैरेलल में लगाना है, तो हमें एस की वैल्यू निकालनी है। तो आई जी हमें कितना दे रखा है, बोल रहा है 1 एम्पियर तक वो रीड कर पा रहा है, तो आई जी हो गया 1। क्या हमें कैपिटल जी की वैल्यू दे रखी है, इट कैन रीड अप टू 5 एम्पियर बाय, हाँ हमें दे रखा है 60 ओम, तो ये 60 ओम दे रखा है। हमें क्या मैक्सिमम करंट कितना दे रखा है, मैक्सिमम इट कैन रीड अप टू, तो इट इज 5, और वो तो 1 है ही, स्मॉल जी, स्मॉल आई जी, ठीक है ना। तो वो 1 एम्पियर दे रहा है लेकिन 5 तक वो कर सकता है, तो आई हो गया 5 और आई जी। और शंट हमें पता नहीं है, तो शंट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो 60 डिवाइडेड बाय 4, और 60 डिवाइडेड बाय 4 मेरे पास कितना होता है, इट इज 15 ओम, राइट। तो इट मीन्स माई शंट वैल्यू माई शंट वैल्यू इज इक्वल टू 15 ओम। तो हमें क्या करना होता है, इफ वी आर कन्वर्टिंग सच गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, सो वी नीड अ 15 ओम रेजिस्टेंस विच शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जो शंट रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में लगाया है जिसको हमने एस का नाम दिया है, तो वो कितने का होना चाहिए, इट शुड बी 15 ओम, रिमेंबर दैट। तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था, जब भी हम एमीटर बनाते हैं तो हमें एक शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना होता है, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला ही होता है ओम्स लॉ के जरिए आई इंटू आर। तो यहाँ पे वो आर वाला काम कैपिटल जी कर रहा है, और यहाँ पे आई माइनस आई जी शंट, तो बस निकल गई शंट की वैल्यू, राइट। तो सिंपल था, राइट। तो हमने पूरी कोशिश करी कुछ इंपॉर्टेंट कंबाइंड क्वेश्चन लेने की, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल टेक इन अवर नेक्स्ट सेशन। तो आज के लिए हम अभी इतना ही करते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करेंगे तो उससे भी काफी फर्क पड़ेगा, अभी है हमारे पास, स्टिल वी हैव द टाइम। तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते रहेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकली हमें ज्यादा करना है, क्योंकि इस बार पेपर अगर एमसीक्यू वाइज आ रहा है तो ऑफ कोर्स हमें न्यूमेरिकल वाइज थोड़ा ज्यादा फोकस रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, रेस्ट ऑफ द पोर्शन विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।